Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will be going to discuss unsteady flow energy equation. We have already discussed steady flow energy equation in a lecture. Now तो स्टार्ट करते हैं अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कैसे डेराइव होती है और क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ इंट्रोडक्शन। अनस्टेडी फ्लो मीन्स द प्रॉपर्टी वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि जो टाइम के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज वेरी होती है वहाँ पे अनस्टेडी फ्लो केसेस की जो फॉर्मूला है वो लगती है, जिस फ्लो की पैरामीटर्स विद टाइम वेरी करती है। जस्ट फॉर एग्जांपल दैट इज the mass at the entry and at the exit of control volume are different, मतलब जो इनलेट मास होगा वो आउटलेट मास से डिफरेंट होगा, एग्जिट मास से डिफरेंट होगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे। ओके तो unsteady state problems are solved by using two conservation principle। जो अनस्टेडी स्टेट के प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसमें दो कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाने होते हैं, फर्स्ट मास कंजर्वेशन और सेकंड एनर्जी कंजर्वेशन। सबसे पहले जो हम लगाते हैं मास कंजर्वेशन और फिर देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। उसके पहले हम कुछ सिंबल्स को यहाँ पे समझ लें कि क्या क्या यूज करेंगे, उसका मीनिंग क्या है। तो लेट अस assume m1 is initial mass inside the control volume, m2 is final mass inside the control volume। ये कंट्रोल वॉल्यूम के इनसाइड में इनिशियल और फाइनल मास है, बट mi एट द एंट्री पॉइंट ये मास है, मतलब मास एट इनलेट, और mi मास एट द एग्जिट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, मतलब मास एट आउटलेट। ओके तो सबसे पहले मास कंजर्वेशन को अप्लाई करते हैं। उसके पहले ये हमारे पास कोई कंट्रोल वॉल्यूम है, ओके, और ये मास एट इनलेट 1 और मास एट इनलेट, मास एट आउटलेट इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम, और ये मास एट इनलेट, मास एट एग्जिट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, एग्जिट पॉइंट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। तो mi, m1, m2, me आपको समझ में आ गया होगा किसके लिए यूज करेंगे हम चारों को। ओके नाउ मास कंजर्वेशन को अप्लाई करते हैं तो हमें पता है चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये कंजर्व रहेगा, ठीक है, और किसके बराबर होगा, रेट ऑफ मास एट इनलेट माइनस रेट ऑफ मास एट एग्जिट। ओके तो इस इक्वेशन से हमने दिखाया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना होगा, रेट ऑफ मास एट इनलेट माइनस रेट ऑफ मास एट एग्जिट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। अब एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, मतलब कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। तो चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा कंजर्व रहेगी, और इसको अप्लाई करेंगे तो आपको पता है इनलेट पे कितने टाइप्स की एनर्जी होगी और आउटलेट पे कितने टाइप्स की एनर्जी होगी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये होगा एनर्जी, टोटल एनर्जी एट इनलेट माइनस टोटल एनर्जी एट आउटलेट। तो इस पर ये अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी एट इनलेट तो डी बाई डी टी, और कौन कौन सा एनर्जी होगा, इंथैल्पिक एनर्जी होगा, उसके बाद से काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, और हीट ट्रांसफ़र होगा। फिर आउटलेट पे कुछ इंथैल्पी होगा, मतलब एग्जिट पे कुछ इंथैल्पी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, और वर्क ट्रांसफ़र होगा। तो इनलेट वाले में से आउटलेट को माइनस करेंगे और इसका रेट को माइनस करेंगे डी बाई डी टी, ठीक है। और यहाँ पे मास कंजर्व नहीं है तो मास से भी मल्टीप्लाई किया है mi, और यहाँ पे mi एट एग्जिट, मास एट एग्जिट। अब इसको एक प्रॉपर
रियल इक्वेशन यानी कि आसान सा सॉल्यूशन देने के लिए कुछ एजम्पशंस करेंगे, जो कि जनरली क्वेश्चंस में वो एजम्पशंस के बाद ही जो फॉर्मूला आएगा उस पर आपको क्वेश्चन करने को आएगा या फिर डेरिवेशन एग्जाम में पूछेगा, तो ये सारा आपको करना होगा। तो नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस और नेग्लेक्टिंग वेरिएशन ऑफ इंथैल्पी एट इनलेट एंड एट आउटलेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेरिएशन ऑफ इंथैल्पी को भी कैंसिल करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पता है dE/dt, तो E क्या क्या होता है यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो कैंसिल कर रहे हैं, तो ये dE/dt जो है ये सिर्फ U बच जाएगा, तो du/dt में चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है काइनेटिक और पोटेंशियल कैंसिल कर रहे हैं, तो du/dt में चेंज हो जा रहा है इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आफ्टर नेग्लेक्टिंग काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। और जो इक्वेशन था हमारे पास ये वाला, इसमें काइनेटिक पोटेंशियल को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन बच जाएगा, d/dt mi/hi मतलब मास एट इनलेट, इंथैल्पी एट इनलेट प्लस हीट ट्रांसफर माइनस ऑफ d/dt ऑफ मास एट इनलेट इनटू इंथैल्पी एट आउटलेट, मास एट आउटलेट और प्लस वर्क ट्रांसफ़र। ओके, अब हमें इसमें क्या करना है, जो इंथैल्पी है फ्रॉम इक्वेशन, ये जो थर्ड पॉइंट है, तो इसको कंसीडर करेंगे, चेंज इन इंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको भी कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो उसके पहले क्या करेंगे कि इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। सबसे पहले मास का करेंगे, तो ये इंथैल्पी कांस्टेंट रहेगा, जब इंथैल्पी करेंगे तो मास कांस्टेंट रहेगा। आपको डिफ्रेंशिएशन करने आता है, सेम उसी तरह इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये टर्म आ जाएगा, मास एट इनलेट इंटू डिफरेंशिएशन इंथैल्पी एट इनलेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और फिर जब इंथैल्पी कांस्टेंट रहेगा तो मास डिफरेंशिएशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, प्लस हीट का तो डिफरेंशिएशन होगा हीट ट्रांसफ़र का dQ/dt। और सेम उसी तरह से आउटलेट में भी, और माइनस है तो यहाँ पे हर जगह पे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस था तो यहाँ पे जब हम इंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन इंथैल्पी को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन बच जाएगा, du/dt इज इक्वल टू एंथैल्पी एट इनलेट इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास एट इनलेट प्लस dq माइनस ऑफ एंथैल्पी एट आउटलेट इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास एट आउटलेट माइनस ऑफ tw मतलब रेट ऑफ वर्क ट्रांसफ़र। अब इसको एंथैल्पी एट इनलेट और dmi/dt मतलब रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र एट इनलेट को m.i से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमारे पास क्या बच जाएगा, q डॉट यानी रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, और माइनस में एंथैल्पी एट द एग्जिट और रेट ऑफ मास एट द एग्जिट m.e से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और माइनस में रेट ऑफ वर्क ट्रांसफ़र। अब हमारे पास अगर इसको अच्छे तरीके से अरेंज करें तो du/dt इज इक्वल टू मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू mi/hi प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ मास एट इनलेट इंटू इंथैल्पी एट इनलेट प्लस रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र माइनस ऑफ, और इन दोनों को ब्रैकेट में लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ इंथैल्पी एट मास एट आउटलेट और रेट ऑफ वर्क ट्रांसफ़र, ये बच जाएगा हमारे पास इक्वेशन, जो कि जनरली न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। तो हमारे पास कितने इक्वेशन आ गए, ये 3 नंबर और 4th नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आपको याद ही रखना है। अब अनस्टेडी फ्लो का यूज क्या क्या है, एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो एप्लीकेशन ऑफ अनस्टेडी फ्लो का चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए टैंक,
जब टैंक में पानी भरा जा रहा है फिर उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है तब ये अनस्टेडी फ्लो इक्वेशन लगता है, या फिर बोतल फिलिंग प्रोसेस में भी अनस्टेडी फ्लो इक्वेशन को हम जनरली यूज़ करते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू एंड साइनिंग।